सो एवरीवन, आज हम लेकर आए हैं एक बहुत ही डिमांडिंग टॉपिक, फाइलोजेनेटिक ट्री। आज के सेशन में हम देखने वाले हैं कि फाइलोजेनेटिक ट्री के बेसिक फीचर्स क्या होते हैं, फाइलोजेनेटिक ट्रीज कैसे बनाए जा सकते हैं, और इसके साथ साथ हम बात करेंगे फाइलोजेनेटिक ट्रीज के अंदर होने वाले डिफरेंट टाइप के कैरेक्टर्स अपीयरेंस के बारे में। तो ये आज का लेक्चर है, इंपॉर्टेंट रहेगा। अब इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि दो टाइप के फाइलोजेनेटिक ट्रीज होते हैं। एक फाइलोजेनेटिक ट्रीज रियल फाइलोजेनेटिक ट्रीज होते हैं, जिसके अंदर आपको उस ट्री में इवॉल्व होने वाली सारी स्पीसीज के बारे में सही सही जानकारी होगी, तभी आप उसके क्वेश्चन सही कर पाओगे। जैसे मान लीजिए कि एग्जाम के अंदर कुछ लेट्स से कि कोई एक रेप्टाइल ग्रुप है और रेप्टाइल ग्रुप्स के अंदर डिफरेंट टाइप के क्लासेस का इवोल्यूशन दे रखा है। तो यदि आपको रियल में उनके कैरेक्टर्स पता हैं तो आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। दूसरे टाइप के बेसिक ट्रीज होते हैं जिनमें आपको एज सच स्पीसीज नहीं दी जाती, या दी भी जाती है तो नॉर्मल दी जाती है। उसमें हमसे ये जानने की कोशिश की जाती है कि उसके बेसिक कैरेक्टर्स क्या हैं। तो हमारी आज की जो क्लास रहेगी वो इसी बात के ऊपर बेस्ड है कि हम एक नॉर्मल फाइलोजेनेटिक ट्री के बारे में समझें। ओके, तो फाइलोजेनेटिक ट्री क्या होता है? फाइलोजेनेटिक ट्री बेसिकली जो भी नेचर में डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज है, उनमें से कौन कौन सी स्पीसीज एक दूसरे से एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड है, उनसे संबंधित एक ट्री जैसा डायग्राम बनाया जाता है, एक रिप्रेजेंटेशन बनाया जाता है। इसे कहते हैं फाइलोजेनेटिक ट्री। यानी डिफरेंट स्पीसीज के बीच में एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने का एक तरीका है। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कैसे एस्टेब्लिश करेंगे? हम उनके डिफरेंट फीचर्स की स्टडी करेंगे और उनसे हम ये मैच करेंगे कि कितने फीचर्स दोनों में सेम है, कितने फीचर्स हैं वो दोनों में डिफरेंट है। ऐसा करने से हमको आइडिया लगेगा कि हमें किस तरीके से ट्रीज बनाने चाहिए, उनको कैसे रीड करना चाहिए। चलिए बात करते हैं एक सिंपल से टॉपिक के बारे में, फाइलोजेनेटिक ट्री। तो बेसिकली फाइलोजेनेटिक ट्री क्या होता है? एवोल्यूशनरी ट्री होता है, और ट्री जो होते हैं वो तो ब्रांचिंग होते हैं। तो ब्रांचिंग डायग्राम है एक जो रिप्रेजेंट करता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को अमंग वेरियस बायोलॉजिकल स्पीसीज। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का क्या मतलब हुआ कि क्या दो स्पीसीज के एंसेस्टर सेम है, क्या दोनों स्पीसीज के एंसेस्टर डिफरेंट है, जितने कैरेक्टर एंसेस्टर में है उतने स्पीसीज में आए कि नहीं आए, आए हैं तो कितने सेम है कितने डिफरेंट है। ऐसे टाइप से इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किया जाता है। अब बात आती है कि ये इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने के लिए हमें डाटा कहां से मिलेंगे? आपको सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस गैदर करने पड़ेंगे बेस्ड ऑन एनी ब्रांच। आपकी मर्जी है, बेस्ड ऑन एनी ब्रांच, आपकी मर्जी है, जहां से चाहे डाटा आप गैदर कर सकते हैं। आप उनके जेनेटिक्स की स्टडी कर सकते हैं, आप दोनों को मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर कंपेयर कर सकते हैं, उनके मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स कंपेयर कर सकते हैं, उनके एनाटॉमिकल फीचर कंपेयर कर सकते हैं। दैट्स ऑल अपॉन यू। अब एक बहुत छोटी सी बात है, डार्विन ने एक बात कही थी, डिसेंडेंट्स विथ मॉडिफिकेशन। डार्विन के अकॉर्डिंग प्लेनेट के ऊपर जितने भी टाइप के स्पीसीज हैं वो सारे स्पीसीज एक सिंगल स्पीसीज से इवोल्व हुए हैं। समय समय पर इनके अंदर चेंजेस आए और चेंजेस आने के कारण जो है वो नई नई स्पीसीज इवोल्व होती गई। तो अगर हम डार्विन की बात माने और डार्विन की बात मान करके हम पीछे जाएं, पीछे जाने का मतलब क्या है कि हम उनके एंसेस्टर्स की तरफ जाएं, तो हमें यह समझ में आएगा कि सारे के सारे स्पीसीज बेसिकली एक ही एंसेस्टर से बने हैं। इसलिए ऑल लाइफ ऑन अर्थ इज ए पार्ट ऑफ सिंगल फाइलोजेनेटिक ट्री इंडिकेटिंग कॉमन एंसेस्ट्री। पूरे के पूरे जो स्पीसीज है वो सारे स्पीसीज एक सिंगल ट्री से बिलोंग करते हैं, जिससे यह भी प्रूव होता है
कि नेचर में सभी स्पीसीज का एक कॉमन एंसेस्टर रहा है। दैट्स इज द पॉइंट। अब फाइलोजेनेटिक ट्री के बारे में थोड़ी और जानकारी। जैसे आपके सामने ये फाइलोजेनेटिक ट्री है। अब इस फाइलोजेनेटिक ट्री में आपको सबसे पहले एक चीज दिखाई देगी जिस पे आपको ध्यान देना है। इस ट्री में दो साइड है, एक तो ये साइड है और एक ये नीचे वाली साइड है। नीचे वाली साइड एक पॉइंट से स्टार्ट होती है और ऊपर वाली साइड में डिफरेंट स्पीसीज लिखी हुई है। यहां पे दीज आर द डिफरेंट स्पीसीज, ये इवॉल्व होती है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि इसमें हमें क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, फाइलोजेनेटिक ट्री जिस पॉइंट से स्टार्ट होता है बेसिकली वहां पर प्रेजेंट होता है लास्ट कॉमन एंसेस्टर, यानी इस ट्री के डिफरेंट स्पीसीज का सबका एंसेस्टर इस पॉइंट पर है। जैसे जैसे हम इस लाइन के ऊपर आगे बढ़ते हैं एक पॉइंट आता है जहां पर ये लाइन दो डायरेक्शन में डाइवर्ज हो रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो लाइन है इसको बोलते हैं लीनिएज, इसे बोलते हैं लीनिएज। और ये लाइन फाइलोजेनेटिक ट्री में टाइम को रिप्रेजेंट करती है। टाइम, ये टाइम मिलियंस ऑफ ईयर्स में भी हो सकता है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स में भी हो सकता है। ये लीनिएज है, वो टाइम को रिप्रेजेंट करती है। एक्चुअली अगर फाइलोजेनेटिक ट्री बनाना चाहे तो हमें इसकी लेंथ टाइम के कॉरेस्पॉन्डिंग बनानी पड़ती है। जैसे एक तो आप यहां से लेकर के यहां तक की लेंथ देखिए, और एक आप ये एक छोटी लेंथ है वो देखिए। तो मतलब टाइम मैटर करता है, अलग अलग टाइम के अकॉर्डिंग अलग अलग डाइवर्जेंस हुए हैं। अच्छा, अभी अपन और बातें करेंगे। जिस पॉइंट पर ये एक लीनिएज दो डायरेक्शन में डाइवर्ज हुई है उस पॉइंट को कहते हैं नोड। नोड, और ये जो नोड होती है वो रिप्रेजेंट करती है एंसेस्टर को। लास्ट कॉमन एंसेस्टर तो सबका एंसेस्टर होता है, और ये नोड के ऊपर जो एंसेस्टर होता है वो आगे वालों का एंसेस्टर होता है, उसका भी कोई पीछे एंसेस्टर है। एक चीज और क्लियर हो गई आपको? ठीक, अभी और एक चीज बात करते हैं। आपको यहां पर टोटल जितनी भी नोड्स दिखाई दे रही हैं सभी नोड्स के ऊपर एंसेस्टर्स हैं। लेट्स से कि मैं यहां पर नेमिंग कर देता हूं। सपोज करो कि मैं यहां लिख देता हूं P, यहां लिख देता हूं Q, R, S, T, U, ठीक है, और यहां लिख देता हूं मैं V, और यहां लिख देता हूं लेट्स से W। तो आपसे यह पूछा जाएगा कि सबसे पुराना एंसेस्टर या सबका एंसेस्टर कौन है, तो W इज द एंसेस्टर ऑफ ऑल ऑफ दीज स्पीसीज। उसके बाद में आप जब सबसे लास्ट में जाएंगे, एक्सट्रीम पॉइंट्स के ऊपर जब आप जाएंगे तो आपको ABCDEFG लिखा हुआ है। दीज आर द स्पीसीज। अब कभी कभी हमें स्पीसीज लेवल का ये ट्री बनाना पड़ता है, कभी कभी हमें लेट सपोज क्लास लेवल का, या कभी कभी हमें फैमिली लेवल का बनाना पड़ता है। वो डिपेंड करता है कि हम किस लेवल का ट्री बना रहे हैं। ये स्पीसीज है, ये फैमिलीज है, ये क्लासेस हैं, तो ये कोई भी टैक्सा है, कोई भी टैक्सा किसी भी रैंक का हो सकता है ये। अब और क्या क्या चीजें यहां पे ध्यान रखने वाली है। एक नोड के ऊपर हमेशा डाइवर्जेंस होता है। नोड रिप्रेजेंट्स डाइवर्जेंस। नोड क्या रिप्रेजेंट करती है? डाइवर्जेंस को। जहां नोड होगी वहां आपको स्प्लिट करना पड़ता है। फिर एक बार आप इस पूरे के पूरे ट्री के अंदर नोड्स का नंबर कैलकुलेट करके देखें। नोड कहां कहां है? 1, 2, 3, 4,
5 6 7। एक्चुअली नोड तो 7 ही है ना, डब्ल्यू वाली नोड नहीं है, 7 नोड है। अब आप स्पीसीज का नंबर कैलकुलेट करके देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8। नोड तो 7 है और स्पीसीज 8 है। इसका मतलब यह हुआ कि नंबर ऑफ स्पीसीज इन ए phylogenetic tree equals to नोड्स प्लस 1। टोटल जो नोड्स है प्लस 1 कर दो, उतनी उस ट्री के अंदर स्पीसीज होगी। ठीक है, अभी और चीजें समझिए, कुछ सिंपल सिंपल बातें हैं। जब आप लास्ट कॉमन एंसेस्टर को देखते हो तो वहां आपको एक पॉपुलेशन या एक स्पीसीज मिलती है, और जब आप इसके अपोजिट साइड जाते हो तो आपको डिफरेंट स्पीसीज मिलती है, ए बी सी डी ई एफ जी। तो हमेशा ये डायरेक्शन में लो डाइवर्सिटी रहती है, लो बायोडाइवर्सिटी मान लीजिए, लो डाइवर्सिटी, और इस डायरेक्शन के अंदर हाई डाइवर्सिटी है। हाई डाइवर्सिटी। तो अब हमको एक और चीज का ध्यान रखना है, फाइलोजेनेटिक ट्री की स्टडी लो डाइवर्सिटी से हाई डाइवर्सिटी की तरफ की जाती है, यानी लास्ट कॉमन एंसेस्टर से आगे उसको हम रीड करते हैं। अगर हम पीछे की डायरेक्शन में जाएं तो हम कहेंगे G और H का एंसेस्टर S है, F और E का एंसेस्टर है वो R है, R और S का एंसेस्टर T है। अगर हम उल्टे जाएं तो ठीक है ये चीज। और एक चीज बताता हूं मैं आपको, फाइलोजेनेटिक ट्री के अंदर आपके जो सबसे लेफ्ट हैंड साइड में स्पीसीज लिखी है, जैसे कि मेरे लेफ्ट हैंड साइड में ए लिखा है, और सबसे राइट हैंड साइड में जो स्पीसीज लिखी है, उनका एक फीचर होता है, सबसे लेफ्ट हैंड साइड में जो स्पीसीज होगी, यह स्पीसीज होती है मोस्ट प्रिमिटिव। यानी 8 के अंदर इन 8 स्पीसीज में सबसे प्रिमिटिव है ए, और जो एच स्पीसीज है वो इन 8 में मोस्ट एडवांस स्पीसीज है। तो ये क्या हो गया हमारे पास में, इस फाइलोजेनेटिक ट्री के अंदर कौन सी स्पीसीज कैसे है उसके बारे में। चलिए आगे बात करते हैं। अब हमारे पास में 2 टाइप के फाइलोजेनेटिक ट्री देखिए इस तरीके से बने हुए हैं। इनका क्या मतलब है, ये सिंपल से वही फाइलोजेनेटिक ट्री है, आप इन्हें डायगोनल लाइन से बना सकते हैं। ये डायगोनल लाइंस है ऐसे, और आप चाहें तो किसी फाइलोजेनेटिक ट्री को राइट एंगल्ड, इसे कहते हैं राइट एंगल्ड ट्री। ये देखो राइट एंगल है ना, सब जगह पे 90 डिग्री 90 डिग्री का है, ऐसे भी बना सकते हैं हम, इंफॉर्मेशन चेंज नहीं होती। जैसे मैं यहां लिख दूं ए बी सी डी ई, तो ए बी सी डी ई में ई सबसे एडवांस है या डी सबसे एडवांस है, और ए जो है वो सबसे प्रिमिटिव है। यहां पर ये आपको नोड दिखाई दे रही है, ये मान लीजिए मैं कह देता हूं ये पी है, नोड है ये। यहां पर ये नोड है क्यू, यहां ये नोड है आर, यहां ये नोड है एस। अगर आप इस नोड को रोटेट कर देंगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप नोड को रोटेट करके भी लिख सकते हैं। यदि मैं इसको P को रोटेट कर दूं तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, E इधर आ जाएगा, D इधर आ जाएगा, पर इससे इंफॉर्मेशन तो चेंज नहीं हुई ना। P इनका एंसेस्टर पहले भी था, अभी भी है, तो हमें D और E के एंसेस्टर को देखना है, वो चेंज नहीं होना चाहिए। आप नोड को पकड़ के रोटेट कर दो, कुछ नहीं होगा। तो ये हो गया फाइलोजेनेटिक ट्री के बारे में। इन्हें डायगोनल लाइन ट्री कहते हैं, और वो राइट एंगल ट्री था। इंफॉर्मेशन चेंज नहीं होगी, आपको खाली
एंसेस्टर्स का ध्यान रखना होता है। चलिए अब बात करते हैं आगे, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ फाइलोजेनेटिक ट्री। फाइलोजेनेटिक ट्री की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। जैसे दे फॉलो द लॉ ऑफ पार्सिमोनी, ये पार्सिमोनी का लॉ फॉलो करते हैं। पार्सिमोनी का लॉ क्या कहता है? पार्सिमोनी का लॉ कहता है कि हमें जब किसी भी चीज के बारे में एग्जैक्ट नहीं पता हो तो हमें क्या करना चाहिए? हमें ऐसा स्टेटमेंट, ऐसी बात को मानना चाहिए जिसके पीछे कम एक्सेप्शन हो, जिसको इजीली एक्सेप्ट किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। हमने किसी ने ये नहीं देखा है कि इवोल्यूशन कैसे हुआ, कौन कब आया, कैसे आया, कौन सी स्पीसीज कब रही। अब हमें फॉसिल रिकॉर्ड्स मिलते हैं। जब हमको फॉसिल रिकॉर्ड्स मिलते हैं तब हम अंदाजा लगाते हैं शायद ऐसा रहा होगा, शायद ऐसा रहा होगा, ये हुआ होगा। हमें वो बात माननी चाहिए जिसमें सबसे कम एक्सेप्शन होते हैं, जिसको कोई भी इजीली सेलेक्ट कर ले, कोई भी इजीली एक्सेप्ट कर ले। लेट्स से कि हम ये कहें एक क्लास के अंदर 100 स्टूडेंट्स हैं और 100 स्टूडेंट्स को एक ऐसे लिखने के लिए दिया गया किसी टॉपिक के ऊपर। 100 के 100 स्टूडेंट एक जैसा ऐसे लिखेंगे, ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या? सबके माइंड्स अलग अलग चलते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई यहां पर 100 स्टूडेंट्स जो हैं उनमें से कुछ स्टूडेंट्स के ऐसे कुछ हद तक मैच कर सकते हैं, सबके तो नहीं कर सकते। दैट इज लॉ ऑफ पार्सिमोनी। तो एक तो ये जो ट्रीज होते हैं वो लॉ ऑफ पार्सिमोनी के ऊपर बेस्ड होते हैं। दूसरा मैंने क्या बताया आपको, कैसे स्टडी करना है? लो डाइवर्सिटी टू हाई डाइवर्सिटी। जैसे यहां पर कौन है? ए बी सी डी ई एफ जी एच, और यहां पर कौन है? लास्ट कॉमन एंसेस्टर, लास्ट कॉमन एंसेस्टर। तो ये इस डायरेक्शन के अंदर स्टडी किया जाना चाहिए, ये लास्ट कॉमन एंसेस्टर से हाई डाइवर्सिटी की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कशन करते हैं। लिखा है एनी नोड कैन बी रोटेटेड विदाउट अल्टरिंग द रिलेशन शोन। कैसे? देखो, मान लीजिए कि मैं ये कहूं ये है LCA, लास्ट कॉमन एंसेस्टर। सपोज यहां A है, यहां B है, यहां C है, यहां D है, यहां E है, यहां F है, यहां G है, यहां H है, और ये है लेट्स से P Q R S, ये T है, ये U है ना? अब एक बार सोचो, मैंने P नोड को सेलेक्ट किया और P नोड को फ्लिप कर दिया ऐसे। पहले ये ऐसे थी, मैंने इसको 180 डिग्री फ्लिप कर दिया। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि B इधर आ जाएगा, A इधर आ जाएगा, ये P का P रहेगा। तो इससे कोई इंफॉर्मेशन चेंज हुई? पहले भी A और B का एंसेस्टर कौन था? P था। अभी भी A और B का एंसेस्टर कौन है? P है। मान लीजिए कि मैंने Q है उसको पकड़ के फ्लिप कर दिया, तो Q को पकड़ के फ्लिप करूंगा, D इधर आ जाएगा, C इधर आ जाएगा, Q तो अभी भी यहीं पे रहेगा। लेट सपोज मैंने U को पकड़ के फ्लिप कर दिया, U को पकड़ के फ्लिप किया तो R इधर चला गया और S इधर आ गया, और ऐसा करने से H यहां आया, G यहां आया, और E यहां आया, और F यहां आया। लेकिन आप देखो U तो अभी भी वहीं का वहीं है, इंफॉर्मेशन चेंज नहीं हुई। क्यों? क्योंकि पहले भी G और H का कॉमन एंसेस्टर कौन था? S था, और अभी भी देखो G और H का कॉमन एंसेस्टर कौन है? S है। इसी तरीके से E और F का कॉमन एंसेस्टर कौन है? R है। अभी भी देखो E एंड F का कॉमन एंसेस्टर कौन है? R है। इस ग्राफ में R एंड U का S का कॉमन एंसेस्टर कौन है? U, और इसमें भी देखो R एंड S का कॉमन एंसेस्टर कौन है? U। नोड को आप रोटेट कर सकते हो विदाउट अल्टरिंग द इंफॉर्मेशन। हाँ, पर नोड को अल्टर करना है, ऐसे नहीं करना। आपने B को यहां रख दिया, C को यहां रख दिया, दैट इज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि यहां पर कॉमन एंसेस्टर चेंज हो गया है।
ये गलत है। आप यहां पर बी को और सी को चेंज नहीं कर सकते। तो ये एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया इसका। नेक्स्ट बात करते हैं। लिखा है कि ट्री राइट एंगल्ड और डायगोनल लाइन से बनाए जा सकते हैं विदाउट चेंजिंग द इंफॉर्मेशन। कैसे, देखो मैं आपको एक बताता हूं सिंपल सा। जैसे सपोज करिए कि एक ट्री है, ऐसे छोटा सा बना लेते हैं, ए बी सी, ठीक है। इस ए बी सी में बी और सी का कॉमन एंसेस्टर डी है, ए एंड डी का कॉमन एंसेस्टर लेट से ई है, ए का और डी का। ई से डायरेक्टली ए इवोल्व हो गया, बीच में कोई डाइवर्जेंस नहीं है, नहीं है तो नहीं है। अब मैं यदि चाहूं तो इसी को ऐसे बना सकता हूं, यहां बी लिखूंगा, यहां सी लिखूंगा, यहां पर डी लिख दूंगा और उसके बाद यहां ए लिख करके यहां पर ई लिख दूंगा। दोनों के दोनों फाइलोजेनेटिक ट्री एग्जैक्टली सेम है, इनमें किसी टाइप का कोई चेंज नहीं है। इंफॉर्मेशन आप देख लीजिए ध्यान से, दोनों की एकदम से सेम टू सेम इंफॉर्मेशन है। सो राइट एंगल्ड बनाओ चाहे डायगोनल लाइन के साथ में बनाओ, इंफॉर्मेशन रिमेन्स द सेम। नेक्स्ट पॉइंट, ए नोड रिप्रेजेंट्स स्पेसिएशन इवेंट। हाँ, डाइवर्जेंस को स्पेसिएशन भी कहते हैं। डाइवर्जेंस कह दीजिए या स्पेसिएशन कह दीजिए, एक ही बात है। दैट इज नोड के ऊपर एक कॉमन एंसेस्टर होता है विच गेट ब्रांच्ड इनटू टू डायरेक्शंस, दो डायरेक्शन के अंदर वो ब्रांच्ड हो जाता है। तो ये बात अपन कर चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रीज आर ड्रॉन ऑन डार्विनियन आइडियाज। डार्विन ने क्या आइडिया दिया था? डार्विन ने दिया था डिसेंडेंट्स विथ मॉडिफिकेशन का। डार्विन ने कहा था कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है दे अराइज फ्रॉम द प्रीवियसली लिविंग ऑर्गेनिजम्स। आज के टाइम पर जो जिंदा ऑर्गेनिजम्स है वो अपने से पहले ऑर्गेनिज्म से बने हुए हैं, ऐसे करके डार्विनियन आइडिया थे। तो डार्विन के आइडिया के ऊपर बेस्ड होते हैं ट्री। एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है यहां पे, क्या लिखा है? फॉसिल्स कैन सेट ओनली ए मिनिमम एज फॉर ए लीनिएज। इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि हमें फॉसिल के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं होती है, क्योंकि फॉसिल वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं या वो ऑर्गेनिजम्स के रिमेन्स होते हैं जो आज की डेट में जिंदा भी नहीं है शायद। तो हमें उस फॉसिल से मैच करते हुए कैरेक्टर्स वाले दूसरे ऑर्गेनिजम्स मिले, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मान लीजिए आपको एक फॉसिल मिला, ठीक है, आप ज्यादा से ज्यादा उस फॉसिल के बारे में क्या पता लगा सकते हो? आप उस फॉसिल के बारे में यह पता लगा सकते हो कि वो कितने साल पुराना हो सकता है। आप कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल करके ये पता लगा लोगे कि वो कितने साल पुराना है, ठीक है। यदि उसके जैसे कैरेक्टर वाला, यानी आपके पास जो फॉसिल है उसके जैसी बोन्स वाला ऑर्गेनिज्म कोई है, तो आप उसकी बोन को मैच कर लोगे, सिमिलैरिटीज आप थोड़ा चेक कर लोगे। पर क्या आप ये बता सकते हो फॉसिल देख के कि उस ऑर्गेनिज्म की, जब वो जिंदा था तो उसकी हैबिटाट क्या था, कहां रहता था, उसकी हैबिट क्या थी, वो क्या खाता था, उसकी लाइफ स्पान कितनी थी, उसका जनरेशन टाइम कितना था, वो एक बार में कितने प्रोजेनीज प्रोड्यूस करता था, वो कब रिप्रोडक्शन करता था, ये सारी चीजें हमें नहीं पता होगी ना। तो हम फॉसिल्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी जुटा पाते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई फाइलोजेनेटिक ट्री है, उस फाइलोजेनेटिक ट्री के अंदर ये बी एंड सी स्पीसीज है जो आज जिंदा है। लेट्स सपोज ए स्पीसीज जिंदा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एक छोटी सी लाइन खींच के ए लिख देंगे। छोटी सी लाइन क्यों? क्योंकि हमें इसके बारे में बहुत ज्यादा डाटा नहीं पता, इसलिए एक छोटी सी लीनिएज सेट हुई है। मिनिमम एज फॉर ए लीनिएज, लाइन के लिए छोटी सी एज है वही सेट होती है। यह हुआ हमारे पास में फॉसिल्स के बारे में। हम फॉसिल में इतना आइडिया लगा सकते हैं।
आगे बात करते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फाइलोजेनेटिक ट्रीज के बारे में। फाइलोजेनेटिक ट्रीज कितने टाइप के होते हैं? वैसे डिपेंड ये करता है कि हमारी स्टडी डिमांड्स क्या है, हम क्या स्टडी करना चाह रहे हैं, कितना स्टडी करना चाह रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा कि हमारी डिमांड क्या है। तो जैसे मान लीजिए कि हमको बहुत ज़्यादा डिटेल्ड ट्री चाहिए जिसमें हम हर इंफॉर्मेशन इंक्लूड करना चाहते हैं, तो उसके लिए बना सकते हैं। हम चाहते हैं कि बेसिक बस एक आइडिया लग जाए कि कौन सी स्पीसीज का कौन सा एंसेस्टर है, तो उसका भी अपन ट्री बना सकते हैं। हम चाहे नहीं कि भाई हमें तो टाइम के कोरस्पॉन्ड में चाहिए कि किस स्पीसीज को कितना टाइम लगा इवोल्व होने में, उसके हिसाब से हम लेंथ बनाएं लाइंस की, लीनिएज की। तो हर तरीके के ट्रीज बनाए जा सकते हैं। देखिए कुछ कॉमन ट्रीज के बारे में बात करते हैं। एक सिंपल सा नाम है डेंड्रोग्राम। डेंड्रोग्राम एक कॉमन सा नाम है फॉर एनी सिंपलेस्ट ट्री। किसी भी सिंपलेस्ट ट्री के लिए एक कॉमन सा नाम होता है डेंड्रोग्राम। जैसे आपके सामने ये रिप्रेजेंटेड है फाइलोजेनेटिक ट्री ऑफ लाइफ। इसमें 3 डोमेन्स है, बैक्टीरिया, आर्किया एंड यूकैरिया। ये लाइफ का डोमेन है, कार्ल हुज ने दिया था 3 डोमेन क्लासिफिकेशन, ये वही है। तो ये एक सिंपल है, इसे डेंड्रोग्राम हम बोल सकते हैं। दूसरा देखिए, ये ट्रीज दे रखे हैं अपने को। क्लेडोग्राम का मतलब जिसमें ब्रांचेस निकली हुई हो, जो क्या रिप्रेजेंट करता है? ओनली ब्रांचिंग पैटर्न, यानी किसका एंसेस्टर कौन है, ये इतना ही रिप्रेजेंट करता है। आप इसको भर के देखिए, जैसे मैं ए बी सी डी ई एफ जी एच ऐसे लिख दूं, और मैं लिख दूं यहां पे ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, ये एस है। तो अब कौन किसका एंसेस्टर है पता चल रहा है ना? only represents a branching pattern, that is branch lengths do not represent time or relative amount of character change। इसकी ब्रांचेस की लेंथ है, उसके ऊपर टाइम नहीं लिखा हुआ होता, तो वो टाइम को रिप्रेजेंट नहीं करती है, वो सिंपल सा ब्रांचिंग रिप्रेजेंट हो रही है। इंटरनल नोड्स हैं, डू नॉट रिप्रेजेंट एंसेस्टर्स, तो हमें यहां से ये हटाना पड़ेगा। इंटरनल नोड्स के ऊपर एंसेस्टर भी नहीं है, सिंपल बस जो स्पीसीज इवोल्व हुई है वो लिखिए। इससे तो हमें ये पता चलेगा किसका किसके साथ में रिलेशन है, कौन क्लोजली रिलेटेड है और कौन दूर दूर होता है। नेक्स्ट देखिए, फाइलोग्राम। फाइलोग्राम ऐसा फाइलोजेनेटिक ट्री है जिसमें ब्रांच की लेंथ प्रोपोर्शनल होती है अमाउंट ऑफ कैरेक्टर चेंज्ड। यहां देखिए, ये छोटी लेंथ है और ये बड़ी लेंथ है। लेट सपोज ए बी सी डी, और लेट सपोज कि यहां पर कोई ई एंसेस्टर है, सॉरी सी डी यहां जाएगा, ई यहां जाएगा, लेट सपोज एफ एंसेस्टर है। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं? एफ से डी बहुत जल्दी इवोल्व हो गया बिना बहुत ज्यादा चेंजेस के, जबकि एफ से ई इवोल्व हुए होने में बहुत ज्यादा चेंजेस आए हैं। ब्रांच की लेंथ क्या रिप्रेजेंट करती है? अमाउंट ऑफ कैरेक्टर चेंज, कितने चेंजेस आए हैं उसको। ऐसे फाइलोजेनेटिक ट्री को क्या कहेंगे? फाइलोग्राम कहेंगे अपन। नेक्स्ट बात करते हैं, क्रोनोग्राम। क्रोनो का मतलब होता है टाइम, कौन से टाइम पर क्या हुआ, उसे कहते हैं क्रोनोग्राम। एक्सप्लिसिटली रिप्रेजेंट टाइम थ्रू इट्स ब्रांच लेंथ। ब्रांच लेंथ के हिसाब से टाइम रिप्रेजेंट करता है। कैसे? देखो मैं बताता हूं। ये ए बी सी डी ई है सपोज, ठीक है। यहां से लेकर के यहां तक का टाइम है लेट सपोज 6 मिलियन ईयर्स। एक बार मान लेते हैं, ये टाइम मान लेते हैं 2 मिलियन ईयर्स, ये हो गया 4 मिलियन ईयर्स। लेट सपोज ये 2 मिलियन ईयर्स, तो ये हो जाएगा आगे का लेट सपोज वापस से 3, ये 3 तो नहीं आएगा, हमको
उसी के हिसाब से रखना पड़ेगा। लेट सपोज ये 8 मिलियन ईयर है, ये 2 मिलियन ईयर है, ये 6 मिलियन ईयर है। फिर उसके बाद में ये 2 मिलियन ईयर मान लेते हैं, ये 4 मिलियन ईयर मान लेते हैं, ये 2 मिलियन ईयर मान लेते हैं, ये 2 मिलियन ईयर और ये भी 2 मिलियन ईयर मान लेते हैं। ऐसा क्यों करना है हमको? क्योंकि हमें यहां टाइम को भी मैनेज करना है। इस पॉइंट से लेके यहां तक की लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए? 8। तो यहां वाली लेंथ प्लस यहां वाली लेंथ 8 होनी चाहिए। समझ में आया? फिर ये जो लेंथ 6 है तो ये इतनी लेंथ 2 है, आगे की लेंथ 4 है, 4 मिलियन ईयर। ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। यदि ऐसे रिप्रेजेंट किया जाए तो इसे हम कहते हैं क्रोनोग्राम। समझ में आया क्रोनोग्राम क्या होता है? नेक्स्ट देखिए डलग्रेनोग्राम। डलग्रेनोग्राम एक तरीके से ऐसा एक डायग्राम है, ऐसा फाइलोजेनेटिक ट्री है जिसमें एक ट्री होता है और ट्री की डिफरेंट ब्रांचेस निकली होती है स्टेम से। डलग्रेनो एक साइंटिस्ट का नाम है, तो साइंटिस्ट ने अपने नाम पर डिफरेंट टाइप के अब ये एक पैटर्न बनाया। जैसे सपोज करिए कोई झाड़ू होती है ना, झाड़ू को नीचे से एक साथ बांध देते हैं और उस झाड़ू के तिनके ऐसे फैले हुए रहते हैं ना, वैसा सा ये ग्राफ होता है। डलग्रेनोग्राम ऐसा डायग्राम है जो रिप्रेजेंट करता है क्रॉस सेक्शन ऑफ ए फाइलोजेनेटिक ट्री। झाड़ू को आप बीच में से काट दो, तो झाड़ू को काटोगे तो उसके तिनके कैसे बिखरेंगे, वैसा ही ये होता है। यहां पर ये जो नंबरिंग दे रखी है ये स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रही है, कौन सी स्पीसीज कहां से निकल रही है। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा टाइप का होता है। आप एक बार दूसरा डायग्राम है उसको भी देखिए, यहां पर भी ये ऑर्डर्स दे रखे हैं, एस्पेरेगेल्स, जिंजीबेरेल्स, पोएल्स, है ना, ये सारे लिलिएल्स, ये सारे ऑर्डर्स है। तो वो तो चलो मैंने आपको बताया था ना, आप स्पीसीज ले सकते हो, क्लास ले सकते हो, ऑर्डर ले सकते हो, वो आपकी मर्जी रहेगी आप क्या स्टडी करना चाहते हो। तो ये हुआ हमारे पास में डलग्रेनोग्राम के बारे में। नेक्स्ट कुछ और चीजें पढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ब्रांचिंग फ्रॉम ए नोड, ट्रीज आर ऑफ टू टाइप। एक नोड से कितनी ब्रांच निकलती है उसके बेसिस पे दो टाइप के ट्री होते हैं। एक होता है फुल्ली रिजॉल्व्ड ट्री, एक होता है अनरिजॉल्व्ड ट्री। मैं आपको बताता हूं, उससे पहले मैं आपको एक चीज समझाता हूं। जैसे सपोज करिए ये कोई फाइलोजेनेटिक ट्री है, मान लो अपन इतना सा बनाते हैं फाइलोजेनेटिक ट्री। ये फाइलोजेनेटिक ट्री है। इस फाइलोजेनेटिक ट्री में यहां ए लिखा है, यहां बी लिखा है, यहां सी लिखा है, यहां डी लिखा है। ये एक नोड है ए और बी के लिए। इस नोड से दो ब्रांच निकल रही है, एक ए को जा रही है, एक बी को जा रही है ना। इस कंडीशन को कहते हैं डाइटोमी। लिख लीजिए आप, डाइटोमी का मतलब व्हेन टू ब्रांचेस अराइज फ्रॉम ए नोड, उसे कहते हैं डाइटोमी। अब आप दूसरी कंडीशन देखो, लेट्स से कि ये सी है, ये डी है और ये ई है। सी, डी और ई तीनों की तीनों एक नोड से अराइज हो रही है ना। इस कंडीशन को कहते हैं या तो ट्राइटोमी, तीन ब्रांचेस निकल रही है तो ट्राइटोमी, या इसको कहते हैं पॉलीटोमी। पॉलीटोमी when there are more than two branches from a single node, इस कंडीशन को क्या कहते हैं? पॉलीटोमी कंडीशन। तो आपको यह समझ में आया पॉलीटोमी क्या होता है, ट्राइटोमी क्या होता है, डाइटोमी क्या होता है। पॉलीटोमी मतलब एक नोड से दो से ज्यादा ब्रांचेस, डाइटोमी मतलब एक नोड से दो ब्रांचेस। अब अपन आते हैं अपने इस फुल्ली रिजॉल्व ट्री। ऐसा ट्री जहां पर every node has only two branches, ऐसा
ट्री जिसमें हर नोड पे दो ही ब्रांच होगी। जैसे मान लो मैं बहुत बड़ा सा एक ट्री बना के दिखाता हूं आपको, बहुत बड़ा ट्री है ये, काफी सारी स्पीसीज है इसके अंदर देखो, परंतु आप कोई भी नोड उठा के देखो, आपको उस नोड से केवल और केवल दो ब्रांचेज ही दिखाई देगी। ये देखिए कितना बड़ा ट्री है, जिसमें मैं आपको अभी नोड्स रिप्रेजेंट करता हूं, कहां कहां नोड्स है। ये एक नोड है, दो ब्रांचेज, ये नोड है, दो ब्रांचेज, ये नोड है, ये नोड है, ये नोड है। ये देखिए, ये हर जगह जितनी भी नोड्स दिखाई दे रही हैं, ओनली टू ब्रांचेज फ्रॉम एवरी नोड, इसे कहते हैं फुल्ली रिजॉल्व्ड ट्री। आई बात समझ में आपको? अब एक और चीज बताता हूं मैं आपको। एग्जाम के अंदर कभी कभी आपके सामने ऐसी परिस्थिति आ सकती है कि आपको ऐसे दो ट्री दिए जाएं, ए बी सी डी, और एक ट्री ऐसा दिया जाए, सी डी। दोनों में वैसे क्या डिफरेंस है? दोनों में मुझे एक चीज का डिफरेंस दिख रहा है, दोनों में मुझे यह दिख रहा है कि कुछ ब्रांचेज की लेंथ है वो छोटी है, कुछ ब्रांचेज हैं जिनकी लेंथ है वो छोटी है। इसका मतलब जो दूसरा वाला ट्री है, ये नीचे वाला ट्री, इस ट्री को बनाते समय इस बात का ध्यान रखा गया है कि कौन सी स्पीसीज को इवॉल्व होने में कितना टाइम लगा है और उसमें कितने कैरेक्टर्स का चेंजेस आया है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि ए की ब्रांच छोटी है, लेंथ छोटी है, इसका मतलब ए है वो जल्दी इवॉल्व हुई होगी एज कंपेयर टू बी, यानी कि ये तो ज्यादा इंफॉर्मेटिव है। हालांकि दोनों के दोनों ट्रीज को देखो आप, हर नोड से केवल दो ब्रांचेज ही निकल रही है, हर नोड से दो ब्रांचेज। तो ये दोनों के दोनों है तो डाइटोमी के एग्जाम्पल, और दोनों के दोनों फुल्ली रिजॉल्व्ड की कैटेगरी में आए। बट अगर दोनों ऑप्शन में एक साथ हो तो आप नीचे वाले को प्रीफर करिएगा, क्योंकि नीचे वाला थोड़ा और एक्यूरेट टाइप का है। चीज समझ में आई? है दोनों सही, पर नीचे वाला थोड़ा ज्यादा एक्यूरेट है ऊपर वाले के कंपैरिजन में। तो फुल्ली रिजॉल्व्ड ट्री जहां एवरी नोड हैज ओनली टू ब्रांचेस, इसको देखो कंपेयर करते हैं अनरिजॉल्व्ड ट्री से। ऐसा ट्री इन विच एट लीस्ट वन नोड हैज पॉलीटॉमी कंडीशन। क्या मतलब हुआ? ऐसा कोई भी ट्री जिसमें कम से कम एक नोड ऐसी हो जिसमें पॉलीटॉमी कंडीशन हो। भले ही बाकी सारी की सारी नोड्स हैं वो सही हो, पर मान लो एक नोड ऐसी है जिसमें पॉलीटॉमी कंडीशन आ गई, ये देखो, तो हमें इस ट्री के अंदर यहां पे दिखाई दे रही है ट्राइटोमी कंडीशन, पॉलीटॉमी या ट्राइटोमी कंडीशन। ये हुआ हमारे पास अनरिजॉल्व्ड ट्री का एक सिंपल एग्जांपल। अनरिजॉल्व्ड ट्री मतलब जहां एक कम से कम ट्राइटोमी टेट्राटोमी कंडीशन पाई जाती है। तो ये अनरिजॉल्व्ड एंड रिजॉल्व्ड ट्री। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं आपको, बहुत इंटरेस्टिंग है। ऑन द बेसिस ऑफ कंफर्म्ड एंसेस्टर, कंफर्म्ड एंसेस्टर के बेसिस पे दो टाइप के ट्रीज होते हैं। एक होता है रूटेड ट्री, एक होता है अनरूटेड ट्री। क्या मतलब है? जैसे सपोज करो मैंने एक ट्री बनाया, कोई सा ही बना लो, राइट एंगल्ड बना लो, डायगोनल बना लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने ये ट्री बनाया, यहां लिखा ए, यहां बी, यहां सी, यहां डी, यहां लिखा ई, यहां लिखा एफ, यहां लिखा जी सपोज। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आप मुझे यह बता सकते हो कि ए एंड बी का एंसेस्टर कौन है? आप कहोगे हाँ हम बता सकते हैं, ई है। यदि मैं आपसे पूछूं कि सी एंड डी का एंसेस्टर कौन है, आप बता सकते हो क्या? आप कहोगे यस, एफ है।
यदि मैं ये पूछूं कि E एंड F का एंसेस्टर कौन है, आप कहोगे G है। इसका मतलब ऐसा कोई ट्री इन विच ancestors are confirmed, ancestors are confirmed, जहां एंसेस्टर कंफर्म्ड हो कि कौन किसका एंसेस्टर है, जहां आप ट्री को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पढ़ पाए, आप इसे पढ़ सकते हो, ऐसे ट्री को क्या कहते हैं, रूटेड ट्री कहते हैं, जिसकी रूट्स हमें पता हो कि हाँ ये देखो ये इसकी रूट्स है। अब मैं बताता हूं आपको दूसरा वाला केस, देखो अनरूटेड ट्री। मान लीजिए मैं आपके सामने ये बना दूं, ये लो। अब आप बताइए कि यहां कौन किसका एंसेस्टर है। आपको यदि मैं पूछूं कि ए और बी का एंसेस्टर कौन है, आप कहोगे ई है। फिर मैं पूछूंगा ई का कौन है, आप कहोगे एफ है। इसका मतलब एफ के दो एंसेस्टर है, ऐसा थोड़ी होता है। इस ट्री को इस डायरेक्शन में पढ़े या इस डायरेक्शन में पढ़े समझ में नहीं आता। अगर हम एक बार एक डायरेक्शन में पढ़ के देखते हैं तो हमें क्या पता चल रहा है, ए और बी का एंसेस्टर ई है, ठीक है। ए और बी किससे बनी, ई से बनी। ई किससे बनी, एफ से बनी। एफ किससे बनी, सी और डी से बनी। ऐसा कभी हुआ है नेचर में दो स्पीसीज मर्ज हो जाए एक स्पीसीज में? ऐसा होता तो बायोडाइवर्सिटी कम हो जाती। नेचर में एक स्पीसीज दो स्पीसीज में डाइवर्ज होती है, ना कि मर्ज होती है। अगर आप उल्टा पढ़ोगे तो आप कहोगे ए और बी स्पीसीज मर्ज हो गई ई स्पीसीज में, ई ट्रांसफॉर्म हो गई एफ में। ये तो लेमार्किज्म है, जो कि गलत है। इसलिए अनरूटेड ट्री का मतलब क्या होता है, जहां पर एंसेस्टर कंफर्म्ड ना हो, नो कंफर्म्ड एंसेस्टर। जहां एंसेस्टर कंफर्म्ड ना हो उसे हम कहते हैं अनरूटेड ट्री। क्लियर हुई ये बात आपको? तो जैसे मैंने ये वाला ट्री बनाया ना, इसे बोलते हैं अनरूटेड टाइप का ट्री। यहां और भी स्पीसीज हो सकती थी। तो ये दो टाइप के ट्री हो गए। अब आपको एक सवाल बताता हूं, एग्जाम के अंदर आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है ये सवाल कि कैसे इसको कैलकुलेट किया जाता है, क्या होता है, बात करते हैं अपन। आजकल सवाल ये पूछा जाता है कि मान लीजिए किसी फाइलोजेनेटिक ट्री के अंदर 5 स्पीसीज है। एक फाइलोजेनेटिक ट्री में 5 स्पीसीज है। कैसे, ए बी सी डी ई। जैसे मान लेते हैं कि ये इनसे आई और फिर ये इससे आई, ये दोनों मिलके ऐसे ऐसे करके ये कोई फाइलोजेनेटिक ट्री हो गया। 5 स्पीसीज है इसमें। आपको ये बताना है कि कितने टाइप से आप फाइलोजेनेटिक ट्री बना सकते हो, रूटेड एंड अनरूटेड। मेरी बात समझ में आई, क्वेश्चन समझ में आया? जैसे ये हो गया, मैं ऐसे लिख दूं ए सी, इन दोनों का एंसेस्टर कॉमन है, बी यहां पे है, डी यहां पे है, ई यहां पे है। तो ये बदल गया ना। पहले वाले में तो ए और बी साथ साथ थे, अभी बी अलग हो गया, ए और सी साथ में है, तो ये दूसरे टाइप का ट्री हो गया। आपको ये बताना है कि नंबर ऑफ टैक्सा जब आपको दिए हुए हो तो आप कितने टाइप के ट्रीज बना सकते हो। चलो मैं आपको एक बार करके बताता हूं। कैलकुलेशंस ऑफ द नंबर ऑफ रूटेड एंड अनरूटेड ट्रीज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टैक्सा। किसी भी फाइलोजेनेटिक ट्री में कम से कम 2 स्पीसीज तो होगी ना, कम से कम 2 स्पीसीज। जैसे ए एंड बी है। अब हम कैलकुलेट करते हैं रूटेड एंड अनरूटेड ट्री कितने हो सकते हैं। व्हेन देयर इज 2 स्पीसीज, 2 स्पीसीज है, देखते हैं कितने बनते हैं। मान लो सॉरी, मान लो कि मैं ऐसे लिख देता हूं, एक स्पीसीज है ए, और मैं ऐसे बता देता हूं कि ए से बी का इवोल्यूशन हुआ, तो ए कौन हो गई, एंसेस्टर।
और बी कौन हो गई, नई स्पीसीज जो इवोल्व हुई है। ठीक है, ये हो गया रूटेड ट्री। रूट हो गई ना भाई, एंसेस्टर का पता है कौन किसका एंसेस्टर है। ये हुआ हमारे पास में दो स्पीसीज के लिए। अब यही चीज मैं आपको ऐसे बोल दूं, ए एंड बी है, मैंने ये नहीं बताया कौन किसका एंसेस्टर है, तो ये बन गया हमारा अनरूटेड ट्री। और ये क्या बन गया, रूटेड ट्री। तो जब दो स्पीसीज होती है तो आप मैक्सिमम एक रूटेड बना सकते हो, एक अनरूटेड बना सकते हो, दो स्पीसीज। अब मैं आपको तीन स्पीसीज लेके बताता हूं, अब समझ में आएगा। मान लीजिए आपके पास तीन स्पीसीज है, तो अपन रूटेड ट्री बनाने की कोशिश करते हैं। रूटेड ट्री जिसमें ये कंफर्म होना चाहिए कौन किसका एंसेस्टर है। लेट सपोज मैंने लिखा ए बी सी। मैं एक काम करता हूं, एक बार मैं ए और बी का एंसेस्टर कॉमन रख देता हूं, और फिर बाद में उस एंसेस्टर का और सी का एंसेस्टर कॉमन रख देता हूं। ये हो गया एक टाइप। दूसरी ट्राई करते हैं, मैं ए और सी का एंसेस्टर कॉमन रख देता हूं, बी को साइड में कर देता हूं। ये हो गया दूसरे टाइप का रूटेड ट्री। मैं एक काम करता हूं, ए एंड बी एंड सी का एंसेस्टर कॉमन रख देता हूं। ये हो गया तीसरे टाइप का। इससे ज्यादा बना के देख लेना पॉसिबल नहीं है। जब हमारे पास में तीन स्पीसीज होती है तो हम कभी तो इन दोनों का एंसेस्टर कॉमन रख देते हैं, कभी इन दोनों का रख देते हैं, कभी इन दोनों का रख देते हैं। ये तीन पॉसिबिलिटी है। तो तीन टाइप के फाइलोजेनेटिक ट्री बन सकते हैं रूटेड वाले। अब कोशिश करते हैं अनरूटेड बनाने की। अनरूटेड ट्री बनाने की कोशिश करते हैं। जब हमारे पास में तीन स्पीसीज हैं तो हमें तीन स्पीसीज को लेकर के कितने अनरूटेड ट्री बना सकते हैं। ऐसा ट्री बनाओ जिससे देख के अगला कंफ्यूज हो जाए कि कौन किसका एंसेस्टर है। मैं यदि ऐसे लिख दूं 60 डिग्री एंगल के साथ, इस तरीके से ए बी और सी को लिख दूं, अब जरा रीड करो कौन तो किसका एंसेस्टर है। कभी आपको क्या लगेगा, कभी तो आपको लगेगा कि बी एंसेस्टर है और बी से सी एंड ई ए स्पीसीज का इवोल्यूशन हुआ। ठीक है। किसी को क्या लगेगा कि सी एंसेस्टर है, सी से बी एंड ए स्पीसीज का इवोल्यूशन हुआ। ठीक है, उसका पर्सपेक्टिव भी ठीक है। और कभी हमें लगेगा ए एंसेस्टर है, ए से बी एंड सी का इवोल्यूशन हुआ। तो जब हम इतना कंफर्म ना हो तो उसे अनरूटेड ट्री कहते हैं। आप एक ही अनरूटेड ट्री बना सकते हो। मान के चलो मेरी बात, आप केवल एक अनरूटेड ट्री बना सकते हो। अब आपको मैं 4 स्पीसीज लेके समझाता हूं। व्हेन देयर आर 4 स्पीसीज, तो पहले रूटेड कैलकुलेट करके देखते हैं, रूटेड कितने बन सकते हैं। रूटेड 15 टाइप के रूटेड बनेंगे। कोशिश करते हैं बनाने की। जैसे देखो मैंने लिखा ए बी सी डी। ए और बी का सेम एंसेस्टर, फिर सी का, फिर डी का, मतलब उन दोनों के एंसेस्टर सेम नहीं है। दूसरा, ए और सी का सेम एंसेस्टर, फिर डी का, ए बी का और डी का, इसको अलग कर लिया। फिर मैं एक काम करता हूं, ए के साथ डी रख देता हूं, सेम एंसेस्टर, बी और यहां पर सी रख दिया। ठीक है, ये ऐसे हो गया। अब ऐसे ही मैं ए को साइड में ले लेता हूं एक बार, बी को और सी को एक साथ ले लेते हैं, फिर ए को निकाल देते हैं और उसके बाद अपन डी ले लेते हैं। ये एक और हो गया। मैं बी का और डी का कॉमन एंसेस्टर ले लेता हूं और ए को और सी को साइड में निकाल देता हूं। ये हो गया। ऐसे करके यदि मैं ट्राई करूं, ये तो मैंने दो दो के एंसेस्टर लिए, अभी अपन ऐसे कर सकते हैं, ए और बी का कॉमन एंसेस्टर है, सी और डी का कॉमन एंसेस्टर है, फिर इन दोनों के एंसेस्टर है। मैं ए एंड सी का और बी एंड डी का कॉमन एंसेस्टर रख सकता हूं
और फिर उसके बाद में कुल मिला के आप 15 टाइप्स के एंसेस्टर्स, 15 टाइप्स के ऐसे ग्रुप बना सकते हो। इनका क्या एक तरीका होता है, तो हमें उस तरीके में बिल्कुल नहीं उलझना है, क्योंकि एग्जाम के टाइम पर आपके सामने जब ऐसा क्वेश्चन आएगा, आपको कह दे मान लो 7 स्पीसीज है, देयर आर 7 स्पीसीज, तो 7 स्पीसीज के लिए कहां बनाने बैठोगे आप, उस समय तो गलतियां होंगी। तो इसका एक शॉर्टकट होता है, पहले मैं वो आपको बता दूंगा, पहले ये समझ लेते हैं। तो 4 स्पीसीज जब होती है तो 15 टाइप के बनते हैं। अभी मैं 4 स्पीसीज के लिए अनरूटेड ट्री बनाता हूं, अनरूटेड, देखना कितने बनते हैं। मैं ए और बी को इधर रखूं और सी एंड डी को इधर रखूं, एक तो ये पॉसिबल है। मैं ए के साथ सी को रख दूं और बी को उधर निकाल दूं, एक ये पॉसिबल है। मैं ए के साथ में डी को रख दूं, बी एंड सी को इधर रख दूं। इसके अलावा कितना भी ट्राई कर लेना, नॉट पॉसिबल, पॉसिबल नहीं है इसके अलावा। तो अनरूटेड ट्री कितने बनते हैं, 3। अब मैं बताता हूं आपको इसका शॉर्टकट कैलकुलेट करने का, बहुत सिंपल है। देखो ये टेबल बनी हुई है आपके सामने, इस टेबल को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। आपको क्या पैटर्न फॉलो करना वो समझाता हूं। नंबर ऑफ टैक्सा या नंबर ऑफ स्पीसीज, कि जैसे 2 स्पीसीज है तो कितना, 3 है तो कितना, 4 है तो कितना। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अनरूटेड ट्री लिखना है, बाद में रूटेड ट्री लिखना है। पहले अनरूटेड बाद में रूटेड, पहले अनरूटेड बाद में रूटेड। अब उसके बाद आपको 1 से शुरुआत करनी है। अनरूटेड ट्री में आप 1 लिख दो और इस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो और यहां लिख दो, ठीक। फिर नंबर ऑफ स्पीसीज जब बढ़ जाए, 3 हो जाए, तो जो रूटेड में लिखा है उसको यहां लिख दो और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो और जो आंसर आए उसको यहां लिख दो। फिर जब वापस नंबर ऑफ स्पीसीज बढ़ जाए तो इस 3 को यहां लिख दो, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, यहां लिख दो। फिर नंबर बढ़ जाए, 5 हो जाए, तो इसको यहां लिख दो और इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 11 से कर दो, 13 से कर दो, 15 से कर दो, 17 से कर दो। चीज समझ में आई आपको क्या करना है। आपको एक पैटर्न फॉलो करना है, बड़ा सिंपल सा पैटर्न है। आपको क्या करना है कि सबसे पहले 2 स्पीसीज के लिए बनाना है अनरूटेड। इस टेबल में पहले अनरूटेड आना चाहिए। अनरूटेड ट्री में लिखना है 1, इसको 1 से मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आए वो लिखना है रूटेड में। रूटेड का जो आंसर आए उस आंसर को यहां लेके आना है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना, ओड नंबर से मल्टीप्लाई करना है, इवन नंबर्स हटाने हैं। जो आंसर आए उसको यहां लिख देना है सामने, वो रूटेड का हो जाएगा। फिर इसको यहां लाना है, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आए वो रूटेड का हो जाएगा। आप यही करते जाइए, आप देखते जाइए, आपको एक पैटर्न मिल जाएगा, बस ये पैटर्न फॉलो कर लेना है आपको, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूं एग्जाम के अंदर अगर सवाल आ जाए तो आपको कैसे हैंडल करना है इसको। मान लो एग्जाम में आ जाए कि 7 स्पीसीज है, अब बताओ 7 स्पीसीज के लिए रूटेड एंड अनरूटेड ट्रीज कितने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रूटेड अनरूटेड ट्री कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। अनरूटेड ट्री बाद में रूटेड ट्री। आपको जल्दी से ये वाली टेबल ड्रॉ करनी है 7 तक और आपका आंसर आ जाएगा बिल्कुल से। चीज समझ में आई आपको। ये हुआ हमारे पास में रूटेड एंड अनरूटेड ट्रीज के नंबर कैलकुलेट करने का। तो रूटेड ट्री जिसमें कंफर्म एंसेस्टर होता है, अनरूटेड जिसमें नहीं होता है, फुल्ली रिजॉल्व ट्री जिसमें हर नोड से 2 ब्रांचेस निकलती है, और अनरिजॉल्व ट्री जिसमें किसी भी एक ब्रांच से कम 2 से ज्यादा निकले ब्रांचेस, तो उसे अनरिजॉल्व ट्री कहते हैं। ऐसे करके आपका पूरा का पूरा ये हो जाएगा। आज के लेक्चर में हम इतना ही डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद हम देखेंगे ट्रीज के कैरेक्टर्स क्या क्या होते हैं, एपोमॉर्फिक कैरेक्टर्स क्या होते हैं, और प्लेजियोमॉर्फिक कैरेक्टर्स क्या होते हैं, एडवांस कैरेक्टर्स क्या होते हैं, होमोप्लाजी क्या होती है, सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू।